यानंतर या स्पर्धेसाठी परीक्षक म्हणून असणारे प्राध्यापक रवी शुक्ला यांना मी विनंती करतो की त्यांनी आपलं मनोगत या ठिकाणी व्यक्त करावं. माँ भारती को नमन करते हुए आप सभी के बीच उपस्थित देश की प्रसिद्ध अभिनेत्री और देश की सर्वोत्कृष्ट सांसद, जिनकी अपनी पहचान अपनी जुबान से है और वाद विवाद स्पर्धा में उनका आना सचमुच में इस स्पर्धा को सफल बनाता है, ऐसी सांसद माननीय नवनीत राणा जी, आदरणीय कार्यक्रम के अध्यक्ष श्री हेमंत काड़मेघ जी, आदरणीय श्री डॉक्टर रामेश्वर भिसे जी, प्रफुल्ल घोड़े जी और उपस्थित पंकज भैया, अभय जी, वर्षा मैम और उपस्थित समस्त साथियों, सहपाठियों और जितने भी यहाँ पर उपस्थित स्पर्धक हैं उन सभी को बहुत सारी शुभकामनाओं के साथ। वाद विवाद स्पर्धा में बतौर परीक्षक बैठना ये सबसे बड़ी सजा होती है। जब आपने खूब बोला हुआ है तो आपने जिनको खूब सुनाया है। मेरे साथ में दो सजाएं जिंदगी भर चली है। पहली ये, क्लास में टीचर को परेशान करने का नतीजा मिला कि पेशे से टीचर बन गए। जज को इतना परेशान किया, एक जज उठकर बाथरूम जा रहे थे, मैंने कहा सर बैठ जाइए मैं बोल रहा हूं। उन्होंने उस दिन जो श्राप दिया होगा उसके कारण प्रफुल्ल भैया ने जबरदस्ती यहां बिठाया है। तो कुल मिलाकर के दोनों चीजें आपके वक्तृत्व से जुड़ी हुई हैं कि वाद विवाद स्पर्धा के भीतर में बहुत जरूरी है आपकी जुबान की ताकत। मुद्दे पर आते हैं। सबसे पहले तो इस स्पर्धा को 20 वर्ष हो रहे हैं और इस स्पर्धा को बहुत ईमानदारी के साथ प्रफुल्ल घोड़े जी जिस तरह से आगे लेकर के जा रहे हैं, तो सबसे पहले तो ये बधाई के पात्र हैं कि पिताजी के नाम पर जिस तरह से शिवाजी कॉलेज और प्रफुल्ल घोड़े जी का तालमेल बैठता है, क्योंकि स्पर्धाएं शुरू बहुत होती हैं, आगे नहीं बढ़ पाती। जब हम नागपुर लौटकर देखते हैं, विदर्भ में लौटकर देखते हैं, तो रत्नाकर पीछे बैठे हैं, अभय जी वहां बैठे हैं, पंकज भैया वहां बैठे हैं, हम सब एक साथ एक वक्त के बोलने वाले थे। वो स्पर्धाएं जिसका अपना चस्का था, जिसमें 100-200 लोग बोला करते थे, वो स्पर्धाएं खत्म हो चुकी हैं। और ऐसी स्पर्धाओं को जिंदा रखना मुझे लगता है उस वक्त कम, आज की जरूरत ज्यादा है। मैं हमेशा अपनी क्लास में पढ़ाते हुए और हमारा अपना एक चैनल है, उस चैनल पर दो चीजें जरूर कहता हूं कि आज की तारीख में यदि आपको बोलना नहीं आता तो आप कुछ नहीं कर सकते। मैडम नवनीत राणा इसकी सबसे बड़ी पहचान है। अमरावती ना ही एक बड़ी पहचान रखता है, ना ही किसी प्रकार से बहुत बड़ी राजनीतिक पार्टी से या बड़े राजनीतिक घराने से वे आती हैं, लेकिन पार्लियामेंट के भीतर अपनी पहचान सिर्फ अपनी जुबान से बनाई है, अपनी वाणी से बनाई है, अपनी वक्तृत्व कला से बनाई है। और मुझे लगता है कि जब आप उन्हें स्क्रीन पर देखते होंगे तो गर्व होता होगा, आमची अमरावती से है। और जब हम इस रूप में देखते हैं तो वो भी याद करते होंगे कि जब ये आई थी आपके पास वोट मांगने, तो ये घोषणा पत्र और आदि चीजें एक तरफ, जो बोला था उससे रोंगटे खड़े हुए, दिल में उतर गई, तब उंगली अपने आप दब गई। बहुत जरूरी है आज की तारीख में बोलना। समस्या यह है कि हम बोलने से कतराते हैं। आज की तारीख में इस प्रकार की स्पर्धाएं एक दो नहीं बल्कि वर्ष के 365 में से अधिकांश दिनों में होनी चाहिए, विशेष रूप से स्कूली छात्रों के लिए और स्कूल से लेकर के विश्वविद्यालय तक। क्योंकि जब आप बाजार में खड़े होते हैं तो डिग्रियां उतनी मायने नहीं रखती जितनी आपकी बोलने की कला मायने रखती है। 52% प्राप्त करने वाला बंदा, नाम नहीं लूंगा नहीं तो अपनी खुद की बेइज्जती हो जाएगी ना, 52% 52% प्राप्त करने वाला यदि 12वीं में और ग्रेजुएशन में 60 और बीएड के अंदर 57, देहरादून के एक अंतरराष्ट्रीय आवासीय विद्यालय में जाकर के इंटरव्यू में 52 लोग बैठे थे, उनमें से जगह बना सकता है, तो डिग्री में कुछ नहीं था। मैंने उनको सपने दिखाए जैसे जजेस को दिखाते थे, वो सपनों में बिक गए, जैसे मैडम ने दिखाया आपको। कितने पूरे करेंगी क्योंकि नेता हैं। बड़ा सिंपल है, सपने दिखाए। आज भी चेयरमैन कहते हैं ये भी करने वाले थे हम। अच्छा, मैंने ऐसा भी कहा था। एक जज कार्यक्रम के भीतर सवाल करते हैं, वहां 2 प्रकार की स्पर्धाएं थी कि इंटरेक्शन भी था और भाषण भी देना था। हमने भाषण बहुत अच्छा दिया तो उन्होंने कहा कि शायद ये रट्टा मार के आया होगा। भाषण था पेट्रोल पर,
पेट्रोल को कैसे बचाया जाए मैडम? जज ने बड़े प्यार से पूछा आप किससे आए हैं? मैंने कहा सर साइकिल से। उस व्यक्ति को विश्वास नहीं हुआ, वो सचमुच में पीछे पीछे आया। मैं दोस्त की साइकिल दिखा दिया, सर यही अपनी है। उन्होंने पूछा आपके घर पर कितनी गाड़ियां हैं? मैंने कहा 2, लेकिन हम लोग सर इस्तेमाल तभी करते हैं जब बहुत जरूरी हो, वरना हमारे पिताजी ने सिखाया है कि हमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जाना चाहिए। ऐसा कुछ होता नहीं है, ये केवल वक्तृत्व कला है। मोदी जी क्या हैं? वक्तृत्व कला है। बहुत सिंपल है। देश के सामने आज विकल्प क्यों नहीं है? क्योंकि सदन के अंदर बैठकर मोदी जी को टक्कर देने वाला या पब्लिक मीटिंग में जाकर के मोदी जी के समान भाइयों और बहनों कह करके जोड़ लेने वाला व्यक्ति नहीं है। और दूसरा जो है, वो जाते हैं तो पब्लिक को देख करके कहीं ना कहीं पथ भ्रमित हो जाते हैं। ऐसा लगता है कि वाह क्या भीड़ है, ये सारे मेरे वोटर हैं, अब तो जीतना अपना तय है, कुछ भी बोल दो। बहुत बड़ी समस्या है बोलना क्या है और कितना है। इसके लिए प्रफुल्ल खौड़े जी इस बात के बधाई के पात्र हैं। 7 मिनट का 6 मिनट का समय आपको दिया है, 6 मिनट में उतना बोलिए जितना जरूरी है। बहुत जरूरी है कि कहां कब कितना बोलना है। प्रपोजल देने गए और 1 घंटे का लेक्चर दे दिया, काम नहीं बनेगा। 3 ही शब्द काफी है, 3 ही शब्द काफी है। 3 क्या 2.5 है, और उसमें भी इमोजी डाल दो तो 1 है, और इमोजी नहीं डाला, सिर्फ गले मिल लिया तो वो भी खत्म। बहुत सिंपल है। दुनिया वो नहीं रही जो हमारे समय में, मैडम के समय में थी। इसका मतलब ये नहीं कि मैडम को आप बहुत 1962-62 का समझ ले, लेकिन बहुत स्पष्ट है कि जिस तरह से पार्लियामेंट में जगह बनाना, शिवाजी कॉलेज आज जिस तरह से बच्चों को तैयार कर रहा है, मानिक घोड़े स्पर्धा की सबसे खासियत यह है, रत्नाकर कभी यहाँ स्पर्धक बन के आए होंगे, मयूर कभी यहाँ स्पर्धक बनकर आए होंगे, अभय जी या अन्य लोग यहाँ स्पर्धक बनकर के आए होंगे। कई ऐसे हैं जो स्पर्धक बन के आते हैं, पर याद करिए वे आने के बाद इनकी आत्मीयता के कारण रेस्ट हाउस बुक होने के बाद भी इनके घर पे रुकते हैं। ये जो आत्मीयता है इस स्पर्धा की, इन्होंने कहा रैयत के बारे में, रैयत में कभी ऑडियंस नहीं होती। 150 लोग बोलते हैं और 150 सारे स्पर्धक होते हैं, और नाम आपका कब पुकारा जाएगा कोई गारंटी नहीं है। तो आपको मजबूरी में बैठना पड़ता है, वरना वक्ता कभी सुनता नहीं है, वो केवल सुनाता है। बहुत जरूरी है कि हमें उसके एक चरण आगे हमको जाना पड़ेगा। मत सुनिए, मैं भी नहीं सुनता हूं, सिंपल सा है। आज तो सुनना पड़ेगा, मजबूरी है, वरना लिफाफा नहीं देंगे। हाँ, लिफाफा भी मिलेगा और आने जाने का पेट्रोल का पैसा भी मिलेगा। नहीं, याद दिला देना पड़ता है, भूल गए तो। अब तो पब्लिक मीटिंग में बोला हुआ है, ठीक है। आपने सुना होगा कुमार विश्वास कई बार मंचों से कहते हैं, 3-4 बार रिपीट करते हैं, लिफाफा लिफाफा। प्रेशर डालते हैं, क्या है? कला है। सामने वाला नहीं भी दे रहा होगा तो भी देगा, मन नहीं भी होगा, नहीं अपना बंदा है, चाचा का लड़का तो लगता नहीं है, देना तो पड़ेगा। बड़ी अच्छी चीज यह है, आप वक्तृत्व के उदाहरण देखिए। जितने भी इस वक्त के शीर्षस्थ नेता हैं, कॉरपोरेट लीडर्स हैं, अपनी अपनी क्षेत्र में जितने लोग प्रसिद्ध हैं, सब केवल और केवल अपनी वक्तृत्व कला के आधार पर है। हमें कहां बोलना है, कितना बोलना है। अभी दुनिया बदल गई है। आपको ग्रुप डिस्कशंस में पार्ट लेना है। नंबर 1, आप इंटरव्यू में गए हैं तो आपको वहां पर अपनी डिग्री के अलावा, एक सज्जन थे, वो इंटरव्यू दे रहे थे, जैसे कि कार्मिक सर है और विशेष सर हैं, ये बैठे, इन्होंने पूछा आपको कितना अनुभव है? उन्होंने कहा सर 14 साल का। वाह, सामने वाला बड़ा प्राउडली कह रहा है, गर्व से, सर 14 साल का। क्या किया आपने 14 साल में? बड़ा सा प्रश्न चिन्ह। बोले सर पढ़ाया है। हाँ ठीक है, 14 साल पढ़ाया, क्या पढ़ाया? बोले सर अंग्रेजी पढ़ाई है। इसके अलावा क्या किया? बोले सर और तो कुछ नहीं किया। आपने इसके अलावा क्या किया? ये एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। आज की तारीख में वो बिकता है जिसके साथ में डिग्री और डिग्री के साथ में बहुत सारे एफिलिएशन जुड़े हों। आपको अपने आप को समय समय पर तैयार करना पड़ेगा कि मैं
पब्लिक मीटिंग में, लोगों के बीच में, बड़ा सिंपल है, नुक्कड़ चौराहों पर जब हम लोग बैठते हैं तो एक व्यक्ति ऐसा होता है जिसे हम लोग सुनने के आदी हो जाते हैं, दूसरा आता है तो हम लोग कहीं ना कहीं अपने आप को बचाते हैं। तो कुल मिलाकर के ये स्पर्धा एक प्रशिक्षण है, एक परवरिश है, और उस परवरिश को संजो कर रखना शिवाजी कॉलेज, प्रफुल्ल जी और हम सभी की जिम्मेदारी है जो इससे जुड़े हुए हैं। बहुत जरूरी है कि आप अपनी वक्तृत्व कला के आधार पर न सिर्फ खुद को संभालें, अच्छी चीज यह है कि वक्तृत्व के दूसरे उदाहरण भी आपके बीच हैं। आदरणीय बच्चू कडू जी हैं, और वक्तृत्व के कारण यदि बच्चू कडू जी पब्लिक के बीच जाएं, मला समाज सेवा कराई सी आए, कौन बोलेगा, कौन वोट देगा? लेकिन जब ये अपनी वक्तृत्व के साथ लोगों के बीच जाते हैं, जब ये गाड़ी पर, बुलेट पर निकलते हैं किसानों के लिए, तब लोगों को समझ में आता है व्यक्ति वक्तृत्व के आधार पर कितना बड़ा मुकाम बना सकता है। तो कुल मिलाकर समय की औपचारिकता को ध्यान में रखते हुए हम सिर्फ इतना कहना चाहते हैं कि यह स्पर्धा नहीं, एक परवरिश है। आप यहां आए हैं, परिणाम जो भी हो, ये बात ध्यान रखिए, जो परीक्षक बैठे हैं उनके पास मोबाइल है, हमारे समय में हम फेंक कर चले जाते थे, आज कैच करने के लिए सामने बैठे हुए हैं, तो हम तुरंत क्रॉस चेक कर सकते हैं। आंकड़े जो भी बोलें, विषय जो भी रखें, सोच समझ कर रखें, लेकिन परिणाम से बिल्कुल घबराना नहीं। एक बच्ची आई थी, वो रुक गई है, आपका अधिकार है, कोई बात नहीं है, 6 मिनट है, 6 मिनट खड़े रहिए, आपका अधिकार है, नहीं दूंगी 6 मिनट, मैं खड़ी रहूंगी, ठीक है, खड़े रहिए, समय का यूटिलाइजेशन कीजिए, जहां जहां जो जो याद आता है, कहानी याद आती है कहानी सुनाओ, गाना याद आता है गाना सुनाओ, लेकिन 6 मिनट आपके हैं, आपको 6 मिनट इस्तेमाल करने हैं। आपने चक दे इंडिया देखी होगी, ये आपके मिनट हैं, आपको कोई नहीं छीन सकता, इस्तेमाल कीजिए आप। तो मैडम नवनीत राणा, आदरणीय समस्त आदरणीय अतिथिगण, बच्चू जी, आप सभी को बहुत बहुत बधाइयां और शुभकामनाएं देने के लिए आए हैं, लेकिन ये तब काम आएगी जब आप आज की इस स्पर्धा से परवरिश लेकर जाएंगे। आदरणीय प्रफुल्ल जी, आपने बुलाया, देहरादून से आने के बावजूद भी आपने अपनापन दिया, क्योंकि नागपुर छोड़े 12 साल हो चुके हैं, उसके बावजूद अपनापन मिलना बड़ी बात है। मैं इस स्पर्धा में दूसरी बार जज आया हूं, पहली बार आया था तब भी बहुत अब शब्दों का प्रयोग मेरे खिलाफ किया गया था, मुझे मालूम है, वो इस तरह के खड़ूस जजाहित मार्क्स नहीं देना रहे, तो आज भी वही वाला होगा। एक सज्जन है, कहते हैं कि खड़ूस लोग ही बहुत अच्छे होते हैं, तो अपने आप के लिए अच्छी बात है। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद। असं म्हणतात की ऐसी बात बोलिए कोई न बोले झूठ, और ऐसे जगह पर बैठिए कोई न बोले उठ। या वादविवाद स्पर्धेसाठी नुकतंच या सभागृहामध्ये ज्यांचं आगमन झालं ते आदरणीय बच्चू कडूजी यांचं स्वागत करण्यासाठी मी स्पर्धेचे संयोजक प्रफुल्लजी गवळे यांना विनंती करतो की माननीय बच्चू कडू साहेब यांचं पुष्पगुच्छ आणि सन्मानचिन्ह देऊन या ठिकाणी स्वागत करावं। शालेय शिक्षण राज्यमंत्री बच्चू कडू साहेब यांचं या ठिकाणी स्वागत झालेलं आहे। यानंतर या प्रसंगी आपलं मनोगत व्यक्त करण्यासाठी मी माननीय बच्चू कडू साहेबांना विनंती करतो की त्यांनी आपलं या ठिकाणी तत्पूर्वी या कार्यक्रमाचे उद्घाटक अमरावतीच्या खासदार माननीय नवनीतजी राणा यांना मी विनंती करतो की त्यांनी आपलं मनोगत या ठिकाणी व्यक्त करावं। सगळ्यांना नमस्कार। आदरणीय मंचवर उपस्थित आमचे या राज्याचे राज्यमंत्री बच्चूदादा कडू, आमचे या संस्थाचे सदस्य हेमंतदादा, प्रोफेसर बिसे सर, ज्यांनी या कार्यक्रमाला गेल्या 20 वर्षापासून पूर्ण समोर आणला, असे आमचे प्रफुल्लदादा, नगरसेविका सुमिताताई ढोके ज्यांनी, आणि आमची सुजाताताई नगरसेविका कॉर्पोरेटर ज्यांनी खूप सुंदर संचालन केलं, असं आमचे सिरसाट भाऊ आणि सगळे जज मंडळी, पंकजजी शुक्ला, अभयजी, डॉक्टर वर्षाताई गावंडे, रविजी शुक्ला, देहरादून, नागपुर, और मुझे लगता है आप उत्तराखंड,
सब अलग अलग जगह से यहाँ पर जजेस के लिए जजमेंट करने के लिए आए हैं आणि माझे सगळे विद्यार्थी जोडेही वेगळे वेगळे क्षेत्रातून मला वाटते चंद्रपूरवरनंही आले, अकोला आहे, बुलढाणा आहे, अमरावती आहे आणि अकोल्याचे सगळे विद्यार्थी जे कॉम्पिटिट करासाठी आलेले आहे. असं मंच भेटणं खूप कठीण आहे. इट इज व्हेरी डिफिकल्ट टू गेट दिस काइंड ऑफ अ स्टेज वेर यू कॅन कम अप अँड तुम्ही बोलू शकता जे तुम्हाला वाटते जीवनामध्ये तुम्ही काय करताय. आणि स्पेशली तुम्हाला सब्जेक्ट दिलेले, आजचं सब्जेक्ट आहे प्रायव्हेटायझेशन. हे लोकांचे हितात आहे की विरोधात आहे, त्याच्यावर जे आपण डिबेट इथे करत आणि कॉम्पिटिट करत आहे. अभी मुझे लगता है आपने बहुत अच्छा कहा कि हमारे आपने पीएम साहब का भी नाम लिया, हमारा भी नाम लिया. आपने बहुत अच्छी अच्छी बातें की पर टॉन्ट मार के बहुत कुछ बोल दिया. और मैं ये बोलना चाहूँगी, मी एक तुम्हाला सांगते की बच्चू भाऊ इथेच बसले आहे, खूप सिनियर लोक आहे. ज्या घरात मी राहते तेही सिनियर आहे, तेही 3rd टाइम MLA आहे. आणि मी एक वेगळे क्षेत्रातून आली होती. मी कॅमेऱ्यासमोर ॲक्टिंग करू शकते, पण माईक समोर बोलणं म्हणजे अजूनही कठीण आहे माझ्यासाठी. कोणाला विश्वास होऊ नाही हो, पण जेव्हा मी अमरावतीत आली लग्न करून, तर मराठीचं तर सगळ्यात मोठा कचरा मिस केला होता अमरावतीत. कारण मराठीचे शब्द येत नव्हते, मराठी बोलता येत नव्हते. समजू शकते कारण की जन्मच माझा मूळ महाराष्ट्राचंच आहे, पण काम मी पूर्ण साऊथमध्ये केलेलं आहे. त्या कारणाने खूप जास्त कोऑर्डिनेशन आणि शिक्षण स्वतः महाराष्ट्रामध्ये झालेलं आहे. तर मराठी सब्जेक्ट असताना सुद्धा मी